कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चॉक एंड स्लेट में। मैं निधि हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो इस वीडियो के लिए आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जो मेरी आने वाली वीडियोस है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। तो टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन वेरिएशन। दो क्वांटिटी को आप वेरिएशन में तब बोलोगे इफ चेंज इन वन क्वांटिटी कॉजेस करस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर। अगर पहले क्वांटिटी में चेंज आने से सेकेंड क्वांटिटी में भी आपका चेंज आए। चेंज आने का मतलब क्या, अगर पहले क्वांटिटी को आप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो सेकेंड क्वांटिटी भी आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। जैसे सपोज मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अगर आप 4 पेन खरीदते, अगर आप मार्केट गए और आपने 4 पेन खरीदा तो उसका कॉस्ट हुआ आपका 20 रुपीज। ठीक है, अब अगर आप पेन की क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो आपका कॉस्ट पे भी इसका असर पड़ेगा। या तो कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा या तो आपका कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं डिस्टेंस और टाइम का। अगर आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसमें आपको टाइम लगा 2 आवर्स का। ठीक है, 2 आवर्स का। अगर अब आप अपनी डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे उसी हिसाब से आपके टाइम में भी चेंजेस आएगा, आपका टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा वेरिएशन, दो क्वांटिटी के बीच में वो रिलेशन जिसमें फर्स्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करने से सेकंड पे भी उसका इफेक्ट पड़े, उसे हम बोलते हैं वेरिएशन। ये तो क्लियर हुआ कि वेरिएशन क्या होता है। आते वेरिएशन के टाइप पे। तो वेरिएशन मेरा दो टाइप का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। वो क्या होता है, फर्स्ट आता है मेरा डायरेक्ट और सेकंड आता है आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, अगर फर्स्ट क्वांटिटी में इंक्रीज आए तो सेकंड क्वांटिटी में भी आपका इंक्रीज आएगा, और अगर फर्स्ट क्वांटिटी में आपका डिक्रीज आए तो सेकंड क्वांटिटी में भी डिक्रीज आएगा। दो क्वांटिटी को आप डायरेक्ट वेरिएशन में कब बोलोगे, पहले में इंक्रीज आने से आपका सेकंड में भी इंक्रीज आना चाहिए और पहले में डिक्रीज आने से आपका सेकंड में भी डिक्रीज आना चाहिए। जैसे अभी जो मैंने पेन और कॉस्ट वाला जो एग्जांपल दिया था, अगर आप 4 पेन खरीद रहे थे, पेन का क्वांटिटी बढ़ाओगे तो आपका कॉस्ट भी इंक्रीज होता जाएगा और पेन की क्वांटिटी को डिक्रीज करोगे तो आपका कॉस्ट भी डिक्रीज होता जाएगा। तो इस टाइप के वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और जो मेरा डायरेक्ट वेरिएशन होता है, सपोज दो क्वांटिटी है आपके x और y, ये आपके डायरेक्ट वेरिएशन में है और x का आपका वैल्यू है x1, उसके लिए y आया आपका y1, x2 के लिए आपका y आया y2, x3 के लिए आपका y आया y3। तो जो अगर दो क्वांटिटी मेरे डायरेक्ट वेरिएशन में होगा तो दोनों क्वांटिटी का आप जब रेशियो निकालोगे हर एक बार, जैसे x1 बाय y1 किया आपने, x2 बाय y2 किया, फिर x3 बाय y3 किया, तो ये जो मेरा रेशियो आएगा वो मेरा कांस्टेंट आएगा। हर एक बार के लिए जो मेरा रेशियो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। तो मैंने क्या बोला कि डायरेक्ट वेरिएशन किसे बोलते हैं, पहले क्वांटिटी में इंक्रीज आने से सेकंड में भी इंक्रीज आना चाहिए और पहले क्वांटिटी में डिक्रीज आने से सेकंड में भी डिक्रीज आना चाहिए। और जो डायरेक्ट वेरिएशन में दो क्वांटिटी होता है उनका रेशियो क्या होता है, उनका रेशियो कांस्टेंट होता है। इतना समझ में आया। अब आते इनडायरेक्ट वेरिएशन में। इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, तो दो क्वांटिटी को आप इनडायरेक्ट वेरिएशन में तब बोलोगे अगर आप पहले क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो सेकेंड क्वांटिटी आपका डिक्रीज होगा, और फर्स्ट क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हो तो सेकेंड क्वांटिटी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक के इंक्रीज करने से सेकेंड डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे वेरिएशन को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन। सपोज एग्जाम्पल लेती हूं, अगर 5 मेन है, 5 आदमी है, वो किसी काम को 8 डेज में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैं जो मेन है उनके नंबर्स को बढ़ा देती हूँ। सपोज अब हमने 10 आदमी ले लिया। ठीक है, ये आपका मेन है, ये आपका डेज है। तो वही सेम काम अब 10 आदमी है तो वो जल्दी कर देंगे, क्योंकि आदमी का नंबर ज्यादा हो गया तो अब काम करेंगे जो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो वो आदमी अब काम कितने दिन में कर लेंगे, अब वो आदमी काम कम दिनों में कर लेंगे। मीन्स अगर आदमी को मैंने इंक्रीज किया तो डेज मेरा क्या हो गया, डेज मेरा डिक्रीज हो गया। एक तरफ इंक्रीज होने से, एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से सेकेंड क्वांटिटी मेरा डिक्रीज हो गया। ऐसे वेरिएशन को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। और इनडायरेक्ट वेरिएशन में भी अगर सपोज आपका x एंड y
दो क्वांटिटी है और ये आपके इनडायरेक्ट वेरिएशन में है, और x1 के लिए y है आपका y1, x2 के लिए सिमिलरली y है आपका y2। तो अगर दो क्वांटिटी मेरे इनडायरेक्ट वेरिएशन में आएंगे तो उनका हर एक बार प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। जैसे अगर आप x1 y1 करो वो सेम आएगा आपका x2 y2 के, वो सेम आएगा मेरा x3 y3 के। तो ये प्रोडक्ट मेरा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जैसे इसमें रेशियो आपका कांस्टेंट आ रहा था वैसे इसमें प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट आएगा। क्लियर? अब आते हैं एक्सरसाइज पे, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10A। 10A में फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, तीनों सेम का सेम आपका वैसे बनेगा। क्या गिवन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल x एंड y वेरी डायरेक्टली। तीन आपका टेबल है और उसमें आपको चेकआउट करना है कि किसमें x और y मेरा डायरेक्टली वेरी कर रहा है। तो डायरेक्टली वेरी तब करेगा जब हर एक केस में आपका x और y का रेशियो जो है वो कांस्टेंट आएगा। तो तीनों को आप सेम उसी पैटर्न से बनाना। इसके मैं कोई एक बता दे रही हूँ। 1 में आपका टोटल 3 पार्ट है, मैं नंबर 2 बता दे रही हूँ, 1 का नंबर 2। ठीक है, x और y है आपको डिफरेंट वैल्यू गिवन है, 16, 32, 30, 60, 40, 80 एंड 56, 84। तो आपको चेक करना है हर एक के लिए। x1 बाय y1 आपका आ रहा है यहाँ पे 16 बाय 32 यानी हाफ। x2 बाय y2 सेकेंड वाले के लिए देखो तो 30 बाय 60 यानी ये भी आपका हाफ आया। x3 बाय y3 जो है वो कितना आएगा, 40 बाय 80 मतलब ये भी मेरा हाफ आएगा। लास्ट देखो x4 बाय y4, तो ये आपका 28 से कैंसिल हो जाएगा दोनों, ये आएगा आपका 2 बाय 3 यानी x1 बाय y1 इज इक्वल टू है x2 बाय y2 के, वो इक्वल है आपका x3 बाय y3 के, पर ये आपका नॉट इक्वल टू है x4 बाय y4 के। मतलब हर एक जो रेशियो है वो मेरा सेम नहीं है। मतलब मैं क्या बोलूंगी कि ये आपका डायरेक्टली वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो नंबर 2। नंबर 2 में आपका गिवन है, आपको एक टेबल दिया और गिवन है कि x एंड y जो है वो आपका डायरेक्टली वेरी कर रहा है। आपको x, y एंड z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो मेरा आता है एग्जाम में अक्सर। तो इसे देखो मैं कैसे बनाऊंगी। नंबर 2, 336, x 60, y 96, 10 और z, और मुझे बोल दिया है कि x और y जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है। तो आप लिखो सिंस x एंड y वेरी डायरेक्टली। x और y आपका डायरेक्टली वेरी कर रहा है। अगर x और y मेरा डायरेक्टली वेरी करेगा तो x1 बाय y1 सेम होगा x2 बाय y2 के, वो सेम होगा x3 बाय y3 के, और वो सेम होगा x4 बाय y4 के। वैल्यू पुट करो, 3 बाय 36 इज इक्वल टू x बाय 60 इज इक्वल टू y बाय 96 इज इक्वल टू 10 बाय z। अब सब मेरे सेम होंगे। अब मैं इन दोनों को इक्वल करके यहाँ से x निकाल लूंगी। अगर आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो x कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x हो जाएगा आपका 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 36। क्लियर? कट कर लो, 12 5 जा 60 यानी x आ गया आपका 5। अब फिर y निकालेंगे, y को भी वैसे ही करो, 3 बाय 36 इज इक्वल टू y बाय 96। यहाँ से अगर y निकालूंगी तो मेरा आ जाएगा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 96 को 12 से डिवाइड करोगे 8। सिमिलरली 3 बाय 36 इज इक्वल टू होगा आपका 10 बाई z के, और अगर z निकालोगे तो ये कट कर लो 12, z निकालोगे तो 10 इंटू 12 120। ठीक है, समझ में आया कैसे किया हमने? डायरेक्टली वेरी बोल दिया है तो सबके रेशियो को मैंने इक्वल दिखा दिया। अब देखो नंबर 3 से नंबर 10 तक जितना भी क्वेश्चन है सब मेरा सेम पैटर्न से बनेगा। तो इसमें से मैं कोई 3-4 बता दूंगी, बाकी आप होमवर्क में ट्राई करना। अगर फिर भी अगर आप में से किसी से भी ना बने तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। ग्रुप को ज्वाइन कर लो और अपने क्वेश्चन को वहां पे पोस्ट कर दो। देखो नंबर 3,
3 बताती हूँ पहले मैं। 3 में आपको क्या गिवन है, अ ट्रक कंज्यूम 28 लीटर ऑफ डीजल फॉर मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 448 किलोमीटर। आपको बोल दिया है कि 448 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए ट्रक को 28 लीटर डीजल कंज्यूम करना पड़ता है। तो पूछ रहा है कि 64 लीटर डीजल में आपका पेट्रोल कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। तो आपको गिवन है डिस्टेंस और क्या गिवन है, पेट्रोल की डीजल 448 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना डीजल लग रहा है, 28 लीटर। और अब मुझे बोल रहा है कि 64 लीटर में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते कि ये मेरा कैसा वेरिएशन है। तो अगर मैं डीजल के क्वांटिटी को बढ़ाऊंगी तो डिस्टेंस भी मेरा बढ़ेगा, और अगर मैं डीजल को घटाऊंगी तो डिस्टेंस भी मेरा घटेगा। मतलब ये कैसा वेरिएशन है, ये मेरा डायरेक्ट वेरिएशन है। तो ये आपका x है और ये आपका y ले लो। ठीक है, तो यहां लिखो लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर। हमने लेट कर लिया कि डिस्टेंस कितना लगेगा, x किलोमीटर। तो x1 बाय y1 सेम होना चाहिए आपका x2 बाय y2 के। अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन है मतलब दिस बाय दिस, ये दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए सेकंड वाले दोनों के रेशियो के। तो 448 बाय 28 इज इक्वल टू x बाय 64। अगर यहाँ से x निकालना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 448 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से और डिवाइड हो जाएगा 28 से। 28 से अगर मैं इसे कट करूंगी तो ये आएगा आपके 16 टाइम्स में। हाँ, 16 टाइम्स में। चलो मल्टीप्लाई करो 64 को 16 से। 16 4 जा होता है आपका 64, कैरी 6, 16 6 96 और 6 हो जाएगा आपका 102, यानी x आ गया आपका 1024 किलोमीटर। क्लियर? जैसा मैंने नंबर 3 बताया है वैसे ही सारा बनेगा, फिर भी मैं 2-4 सम्स करा दे रही हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। देखो अब मैं बताती हूँ आपको नंबर 8। नंबर 8 में आपको क्या बोल रहा है, 22 men can dig a 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन वन डे। 22 men को 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच वो डिग कर ले रहे हैं वन दिन में, एक दिन में। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी men शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 135 मीटर लॉन्ग ट्रेंच। 135 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को डिग करने के लिए कितना मैन लगेगा। तो जो जो गिवन है वो आप लिख लो। यहाँ है मैन और यहाँ पे है आपका लेंथ ऑफ ट्रेंच। ओके, कितने मेन है, 22 मेन है। तो वो कितनी मीटर लंबे ट्रेंच को डिग कर ले रहे हैं, 27 मीटर। अब ट्रेंच हो गया है आपका 135 मीटर, तो आपको कितना मेन लगेगा। तो अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगी, ट्रेंच के लेंथ को बढ़ाऊंगी, तो मुझे मेन को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि काम मुझे सेम दिन में ही करना है। अगर बोल देता कि एक दिन में काम नहीं करना है तो जितने मेन थे वो ही कर सकते थे, बस उनको ज्यादा दिन लगता। पर मुझे काम को एक ही दिन में फिनिश करना है। पहले भी एक दिन में फिनिश करना था, जब आपका 27 मीटर लंबा ट्रेंच था तभी भी आपको काम को एक दिन में फिनिश करना था, और अब मेरा 135 मीटर लंबा ट्रेंच है तो भी मुझे काम एक ही दिन में पूरा करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आदमी के नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर ट्रेंच बढ़ रहा है तो आदमी भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कैसा वेरिएशन हो गया आपका, ये हो गया आपका डायरेक्ट वेरिएशन। लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ men बी x। ठीक है, x1 बाय y1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x2 बाय y2 के। x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2, यानी 22 बाय 27 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x बाय 135 के। अब यहाँ से अगर मैं x निकालूं तो कितना आएगा, 22 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 135 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, इसे मैं 5 से कट कर सकती हूँ। अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 111, मतलब 110 मेन लगेंगे अगर मुझे 135 मीटर लंबे ट्रेंच को डिग करना है। क्लियर? अब लास्ट में बता रही हूँ नंबर 10।
क्योंकि सारा सम्स इसी वे से बनेगा तो मैं एक और लास्ट करा दे रही हूँ, उसके साथ ही मेरा ये एक्सरसाइज आपका फिनिश हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे 10B। देखो नंबर 10 में आपका क्या बोल रहा है। नंबर 10 में मुझे बोल रहा है अ ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, और कितने स्पीड से जा रहा है? एक घंटे में 120 किलोमीटर के स्पीड से। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 36 मिनट? 36 मिनट में ट्रेन कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा? ठीक है, तो इसे बनाते हैं। पहले मुझे बताओ डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है मेरा स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम, उसी ना हम स्पीड बोलते हैं कि यूनिट टाइम में जितने डिस्टेंस को आप ट्रैवल करते हो वो आपका कहलाता है स्पीड। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया आपका टाइम। 120 किलोमीटर ट्रेन को ट्रैवल करने में कितना समय लग रहा है? 1 आवर। और देखो मुझे मिनट 36 मिनट का फाइंड आउट करना है, तो इसे भी मैं मिनट में चेंज कर लूंगी। 120 किलोमीटर को ट्रैवल करने में ट्रेन को कितने टाइम लग रहा है? 60 मिनट का टाइम लग रहा है। 1 आवर मीन 60 मिनट का। मुझे फाइंड आउट करना है कि 36 मिनट में ट्रेन कितने डिस्टेंस जाएगा। ठीक है, तो अगर ज्यादा टाइम है तो ट्रेन ज्यादा दूर जा रहा है, अगर कम टाइम में मैं निकालू तो ट्रेन का डिस्टेंस भी आपका कम हो जाएगा। मतलब ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन है। लेट कर लो, लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर था ना, x किलोमीटर, हाँ ये किलोमीटर में था। ठीक है, किलोमीटर। तो ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन है, मतलब x1 बाई y1 सेम होना चाहिए आपके x2 बाई y2 के, यानी 120 बाई 60 इज इक्वल टू x बाई 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा आपका 120 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 60। कट करो, ये 2 टाइम्स में x निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 72 किलोमीटर। क्लियर? इसका 2 पार्ट था, ये है आपका 10 का नंबर 1। अब 10 का नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। इन हाउ मच टाइम विल इट कवर 210 किलोमीटर। अब की बार आपको डिस्टेंस गिवन है, टाइम निकालना है। ठीक है, सेम ऐसे ही बनेगा। क्या बोल रहा है आपको? पहला आपको दिया था कि 120 किलोमीटर जाने में आपको लग रहा था समय 60 मिनट का। अब की बार आपको कितने डिस्टेंस का निकालना है? 210 किलोमीटर का। तो अगर आप 210 किलोमीटर जाओगे तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। कम दूर जा रहे थे तो कम समय लग रहा था, ज्यादा दूर जाएंगे तो हमारा टाइम भी ज्यादा लगेगा। मतलब ये भी आपका डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसमें लिखेंगे लेट द टाइम बी x मिनट, यानी 120 बाई x बोल रही हूँ, सॉरी, पहले लिख लो इसे। x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2, यानी 120 ये आपका x है, ये आपका y है। 120 बाई 60 इज इक्वल टू 210 बाई x। अब आप यहां से निकालो तो x आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 60 इंटू 210 डिवाइडेड बाई 120। कट करो, 2 से कट करूंगी तो आएगा मेरा 105, यानी x आ गया 105 मिनट। और अगर आप इसे r में चेंज करोगे तो 1 आवर 45 मिनट। क्लियर? इसी के साथ आपका फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे हो गया फिनिश। अब हम करेंगे इनवर्स वेरिएशन। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इनवर्स वेरिएशन क्या था। तो मैंने क्या बोला था कि 2 वेरिएशन आपके इनवर्सली प्रपोर्शन होंगे। जब अगर फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे तो सेकंड क्वांटिटी आपका डिक्रीज हो जाए, और सेकंड क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे तो फर्स्ट क्वांटिटी आपका डिक्रीज हो जाए। और जो मेरा इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है उसमें मेरे दोनों क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट आता है वो हर टाइम कांस्टेंट होगा। ठीक है, इन दोनों बात से मेरा ये एक्सरसाइज हो जाएगा। सेम है एक्सरसाइज 10B में फर्स्ट क्वेश्चन, वही चेकआउट करना है कि ये मेरा इनवर्सली प्रपोर्शन है कि नहीं है। यहां लिख लो 10B।
चेक वेदर एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली और नॉट। तो इसमें भी आपका 3 है, मैं कोई एक बता देती हूँ, 1 का 3 कर दे रही हूँ। ठीक है, एक्स और वाई है, उनका डिफरेंट वैल्यू गिवन है 10, 90, 30, 30, 60, 20, 10 और 90। और आपको चेक करना है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो आप x1 y1 निकालो, कितना आएगा आपका 900। x2 y2 निकालोगे तो ये भी आ गया आपका 900, बट x3 y3 आया आपका 1200 और x4 y4 भी आया मेरा 900। तो मैं लिखूंगी x1 y1 जो है वो इक्वल है x2 y2 के, पर ये इक्वल नहीं है x3 y3 के, और ये इक्वल नहीं है x4, या फिर आप इसे ऐसे लिख लो x1 y1 इक्वल है x2 y2 के, इक्वल है x4 y4 के, और ये इक्वल नहीं है आपका x3 y3 के। तो सारा जो प्रोडक्ट है वो मेरा हर बार सेम नहीं आया, तो मैं नहीं बोल सकती कि ये मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शन है, मतलब ये जो गिवन टेबल है वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शन नहीं है। अब देखो सेम जैसा मैंने बताया था, x और y आपको गिवन है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किया था। तो इसमें भी आपका 2 क्वेश्चन है, मैं नंबर 1 कर दे रही हूँ, नंबर 2 आप होमवर्क में करना। एक्स वाई है 4, 4, 8L, 2M, और ये है आपका 32, और ये है आपका N। ठीक है, मुझे गिवन है कि x और y मेरा इनडायरेक्टली वेरी कर रहा है। अगर ये आपके इनडायरेक्ट वेरिएशन में है तो प्रोडक्ट आपका हर बार सेम आना चाहिए, यानी आप लिख दो सिंस x एंड y वेरी इनडायरेक्टली, ये आपका इनडायरेक्टली वेरी कर रहा है। तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3 और इज इक्वल टू होगा आपका x4 y4 के। x1 y1 4, 4 जा 16 इज इक्वल टू x2 y2 होगा आपका 8 इंटू L 8L 2M, और यहाँ आ गया आपका 32N। अब लिखो आप 16 इज इक्वल टू 8L, यहाँ से L निकालोगे तो 2 आ जाएगा, फिर 16 इज इक्वल टू 2M, यहाँ से M निकालूंगी तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। लास्ट है 16 इज इक्वल टू 32N, यहाँ से अगर मैं N निकालूंगी तो हाफ आ जाएगा, मतलब 0.5 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो नंबर 3 और नंबर 4 आपका सेम पैटर्न से बनेगा, तो मैं नंबर 4 बता रही हूँ, नंबर 3 आप होमवर्क में ट्राई करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है नंबर 4 में 12 पाइप्स ऑल ऑफ सेम साइज फिल अ टैंक इन 42 मिनट। 12 पाइप को, किसी टैंक को फिल करने में आपका 42 मिनट का समय लग रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सेम टैंक इफ 21 पाइप्स ऑफ द सेम साइज आर यूज्ड। आपको गिवन है, ये है आपका पाइप्स और ये है आपका टाइम। ठीक है, अगर आप 12 पाइप यूज कर रहे हो तो आपको टाइम लग रहा है 42 मिनट का। अब आपको कितना पाइप यूज करना है, 21 पाइप यूज करना है, तो आपको बोल रहा है कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, नंबर 3। तो आप सोचो कि कम पाइप था तो टैंक को फिल करने में ज्यादा समय लग रहा था, पर अब मैं ज्यादा पाइप यूज कर रही हूँ तो टैंक जल्दी फिल हो जाएगा। मतलब अगर मैं पाइप के नंबर को इंक्रीज कर रही हूँ तो टाइम मेरा डिक्रीज हो रहा है, यानी ये आपका इनडायरेक्ट वेरिएशन में। बस आपको रिलेशन समझना है, अगर आप रिलेशन समझ जाओगे तो फिर आपका इजिली बन जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा मेरा, पहले लिख लो लेट द टाइम बी x मिनट, और अगर ये आपका x वाला है या आपका y वाला, अगर इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो x1 y1 सेम होगा आपके x2 y2 के, यानी 12 इंटू 42 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 21 इंटू x के। यहाँ से अगर मैं x फाइंड आउट करूँ तो हो जाएगा 12 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 21, x आ गया आपका 24 मिनट। क्लियर। सेम आपका जैसे मैंने नंबर
4 था ना ये, सॉरी, जैसे मैंने नंबर 4 बताया सेम आपका नंबर 3 वैसे ही बनेगा। नंबर 5 थोड़ा ध्यान से समझना। नंबर 5 में आपको क्या क्वेश्चन है, इन अ fort 150 men had provisions for 45 days. After 10 days 25 men left the fort. How long would the food last at the same rate? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आपका कैंप है और कैंप में 150 मेन के लिए फूड है। कितने दिनों का खाना है? 45 दिन का खाना है, ठीक है। 10 दिन के बाद, मतलब 10 दिन बीत गया, तब उसमें से आपके 25 मेन जो है वो फोर्ट छोड़कर चले गए। तो 25 मेन फोर्ट छोड़कर अगर नहीं भी जाते तो 10 दिन के बाद कितना दिन बचता? 35 डेज बचता, और 150 आदमी उस 35 डेज तक खाने को आराम से खाते। बट 10 दिन के बाद आपका 25 सोल्जर्स जो है वो फोर्ट छोड़कर चले जा रहे हैं, मतलब खाना आपका कुछ एक्स्ट्रा दिन चलेगा। वही मुझसे पूछ रहा है कि कितने दिन खाना चलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको गिवन रहे कि कुछ दिन के बाद सोल्जर्स चले गए या कुछ दिन के बाद कुछ एक्स्ट्रा आदमी ऐड हो गया, तो जितने दिनों के बाद से मुझे बोला है मुझे तब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब आफ्टर 10 डेज। 10 दिन के बाद। तो कितने आदमी थे आपके? 150। फॉर 150 men प्रोविजन लास्ट फॉर, सपोज अगर आदमी आपका नहीं जाएगा तो 35 डेज सोल्जर्स उस खाने को आराम से खाएंगे। तो फॉर 150 men प्रोविजन लास्ट फॉर 35 डेज। फॉर 1 man, अगर एक आदमी उस खाने को खाते, 150 आदमी अगर खाने को खा रहा है तो वो खाना आपका कितने दिन तक चल रहा है? 35 डेज तक चल रहा है। बट सपोज अगर एक आदमी उस खाने को खाएंगे तो खाना आपका ज्यादा दिन चलेगा या कम दिन चलेगा? ज्यादा दिन चलेगा, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 150 इंटू 35 डेज। अब आपके कितने सोल्जर्स चले गए हैं? 25 सोल्जर्स चले गए, मतलब कितना खाना हो गया, कितने आदमी हो गए आपके? 125। तो फॉर 125 men प्रोविजन लास्ट फॉर, अगर एक आदमी के लिए इतने दिन तक चल रहा है तो 125 आदमी के लिए कितने दिन तक चलेगा? डिवाइड करना पड़ेगा आपको। बस सिंपल सा फंडा याद रखना, 1 का अगर आपको कम करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आपको ज्यादा करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बस इसी लॉजिक को अगर आप यूज करोगे तो आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। इसे कट करो, 5 के टेबल में 5 बार में, ये 6 बार में, फिर 5 से कटेगा 7, यानी 42 डेज। क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने? कभी भी आपको गिवन रहेगा कि कुछ दिन के बाद सोल्जर्स आ गए या कुछ दिन के बाद सोल्जर्स चले गए, तो जितने दिन बोला जाएगा मुझे उतने दिनों के बाद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ आप 45 नहीं लिखोगे, 10 दिन लेस करके 35 लिखोगे। क्लियर? अब देखो नंबर 6, 7 सब आपका सेम पैटर्न से बनेगा। मैं लास्ट नंबर 8 बता रही हूं, फिर इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रखा है आप उसे घर में ट्राई करना, और किसी भी बच्चे से ना बने तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है। अ कार टेक्स 6 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 km/h। ये है आपका स्पीड और ये है आपका टाइम, ठीक है। 50 km/h के स्पीड से अगर कार ट्रैवल कर रहा है तो उसको पहुंचने में, जो उसका डेस्टिनेशन है वहां पहुंचने में उसको कितना समय लग रहा है? 6 hours का समय लग रहा है। अब मुझे बोल रहा है कि कार का स्पीड अगर हम बढ़ा के कर देते हैं 75 km/h, तो कार को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? तो अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगी तो टाइम आपका कम हो जाएगा, मतलब आपका कैसा रिलेशन हो गया? इनडायरेक्ट वेरिएशन। Let the time be x hours। अब x1 इंटू y1 इज इक्वल टू होगा आपके x2 y2 के, ये x है और ये y है। 50 इंटू 6 इज इक्वल टू 75 इंटू x। यहाँ से x निकालोगे तो 50 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 75, कट करो। 25 के टेबल में 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, x आया आपका 2 2 4 hours। क्लियर हुआ? तो एकदम इजी था। क्या लॉजिक था? मेन आपको समझना था डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में
क्या होगा, फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज करने से आपका सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा और फर्स्ट को डिक्रीज करने से सेकंड भी डिक्रीज होगा। और इनडायरेक्ट वेरिएशन में हमने क्या पढ़ा, तो इनडायरेक्ट वेरिएशन में हमने पढ़ा कि फर्स्ट को इंक्रीज करने से सेकंड आपका डिक्रीज होगा और सेकंड को डिक्रीज करने से फर्स्ट आपका इंक्रीज होगा। एंड जो डायरेक्ट वेरिएशन में होंगे दो वेरिएशन, उनका रेशियो मेरा कांस्टेंट होगा और इनडायरेक्ट वेरिएशन में मेरा प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 10C। तो अभी तक मैंने जितने भी सम्स बताए हैं उसे आप घर में प्रैक्टिस करना, और अगर आपसे ना बने तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।